नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामलों में एकाएक तेजी आने पर केंद्र ने 8 राज्यों को तुरंत कदम उठाने को कहा है। 14 शहरों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद केंद्र ने ये चेतावनी दी है। कोरोना के ये मामले तब बढ़ रहे हैं जब देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल चुका है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केंद्र की सलाह है कि मृत्यु दर में बढ़ोतरी होने से बचने के लिए अभी कदम उठाएं। शीर्ष सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के जेआरपी मॉडल को देश भर में ले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सांसद सुब्रत पाठक ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि जिनकी मानसिकता भारत के खिलाफ है और जो लोग भारत में शरिया का सपना देख रहे हैं, ऐसे लोगों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए और ना ही वे लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जालीदार टोपी वाले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। शरद पवार द्वारा ये कहने के बाद कि 2019 में चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने उनसे गठबंधन करने के लिए कहा था, अब महाराष्ट्र बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राज्य भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि पवार ने जो कहा वो केवल आधा सच है और वो अपनी सुविधा के अनुसार बोल रहे हैं। उपाध्याय ने कहा कि पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही बोल चुके हैं कि 2019 के विधानसभा परिणामों के बाद क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में दोबारा नहीं बोलना चाहते। शरद पवार के बीजेपी द्वारा गठबंधन के ऑफर पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि चूंकि शरद पवार कह रहे हैं तो ये सच होना चाहिए। उस दौरान बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बेताब हो रही थी। वे अजीत पवार और हमारे शिवसेना के नेताओं सहित विभिन्न लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता था कि पवार को बीजेपी से प्रस्ताव मिला था और उन्होंने हमसे इस बारे में बात भी की थी। उस वक्त हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपा रहे थे। कौन किससे मिल रहा था और चर्चा कर रहा था, हम सब कुछ जानते थे। हमारे बीच पारदर्शिता थी और शायद बीजेपी को इसकी जानकारी नहीं थी। इस पारदर्शिता के कारण वे सरकार नहीं बना सके। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने शहरी स्थानीय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को पछाड़ दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 1184 वार्डों वाले कुल 58 शहरी स्थानीय निकायों में 27 दिसंबर को मतदान हुआ था और गुरुवार को परिणाम घोषित हुए। कुल 1184 सीटों में से कांग्रेस ने 498 सीटें, बीजेपी को 437, जेडीएस को 45 और अन्य को 204 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को 42.06%, बीजेपी को 36.90%, जेडीएस को 3.8% और अन्य को 17.22% वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले आयोजित हुई धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी लगाया गया है। कालीचरण की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने खजुराहो से की है। धर्म संसद के बाद भी कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के नेता उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की रिहाई को लेकर मुहिम छेड़ दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज भी लिखा है। इसके अलावा दक्षिणपंथी लोगों ने ट्विटर पर कालीचरण के पक्ष में मुहिम चलाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संघीय मर्यादाएं हैं, इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को कहा गया है कि वो तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण लें। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच ठन गई। मध्य प्रदेश द्वारा आपत्ति जताए जाने के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यह बताना चाहिए कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि बापू को गाली देकर समाज में विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो उनका भ्रम है। उनके आका भी दोनों सुन लें। भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, न संविधान उसे बख्शेगा, न जनता उन्हें स्वीकार करेगी। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर पत्रकार खुद को किसी विचारधारा या सरकार से जोड़ता है तो यह उसकी बर्बादी का नुस्खा है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को मुंबई प्रेस क्लब में एक पुरस्कार समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि बेहतर लोकतंत्र तभी आगे बढ़ेगा जब उस देश का मीडिया आज़ाद और निडर होगा, लेकिन मीडिया वैचारिक पूर्वाग्रहों से बचे। आजकल खबरों में वैचारिक रुझान और पूर्वाग्रह साफ दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार भी किसी जज की तरह ही होते हैं। जिस तरह जज अपनी विचारधारा और आस्था को एक तरफ रखकर किसी से प्रभावित हुए बिना फैसले लेते हैं, ठीक उसी तरह प्रेस को भी काम करना चाहिए। पत्रकार सिर्फ तथ्य बताएं और उस मामले की सच्ची तस्वीर पेश करें। प्रेस को न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने कहा कि इन दोनों सोशल मीडिया पर अदालतों के फैसलों की अपने अपने ढंग से व्याख्या की जा रही है। जरूरी है कि मीडिया न्यायपालिका पर यकीन करे और उसे ऐसे हमलों से बचाए। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि प्रेस का ये भी काम नहीं बल्कि कर्तव्य है कि वो न्यायपालिका को बुरी ताकतों के हमलों से बचाए। उन्होंने मीडिया और न्यायपालिका के साथ साथ चलने पर जोर देते हुए कहा कि मिशन लोकतंत्र और राष्ट्रीय हितों के लिए हम लोगों को साथ साथ चलना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए हैं। राहुल बुधवार को विदेश यात्रा के लिए निकले हैं और कांग्रेस ने इसे उनकी निजी यात्रा बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एएनआई से कहा कि राहुल गांधी एक छोटी सी निजी यात्रा पर गए हैं। बीजेपी और उसके मीडिया के दोस्तों को बेवजह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि पार्टी ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी कहां गए हैं और वो कब तक लौटेंगे। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। इन चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएं या नहीं, इसे लेकर चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई है। आयोग ने बीते 3 दिन में कई राजनीतिक दलों के नेताओं, तमाम जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अफसरों और निर्वाचन के काम से जुड़े अफसरों के साथ बैठक की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव आयोग के अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव कराने को लेकर कई लोगों से रायशुमारी की गई है। कई विभागों के सरकारी अफसरों के साथ भी आयोग ने बात की है। चुनाव आयोग के अफसरों ने कहा कि सभी राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराना चाहते हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव तय समय यानी फरवरी-मार्च में हो सकते हैं। नागालैंड में 4 दिसंबर को हुई फायरिंग के बाद विवादित कानून अफस्पा को हटाने की मांग जोर शोर से उठी है, लेकिन अब इसे राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। फायरिंग की घटना में 14 नागरिकों और सेना के एक जवान की मौत हो गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग नागालैंड में सड़कों पर उतरे थे और अफस्पा को हटाने की मांग की थी। 20 दिसंबर को नागालैंड की विधानसभा ने सर्वसम्मति से अफस्पा को पूर्वोत्तर से विशेषकर नागालैंड से हटाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया था। इस बीच फायरिंग के मामले में नागालैंड सरकार की ओर से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सेना के अफसरों व जवानों के बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त भी दे दी गई है। फायरिंग की घटना मोन जिले के ओतिंग गांव में हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। शारजाह में हुए सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश की अंडर 19 टीम को 103 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत की क्रिकेट टीम ने सेंचुरियन में हुए पहले टेस्ट में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर पहले टेस्ट मैच पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है। दूसरी पारी में जीत के लिए 305 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका की टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। सबसे ज्यादा 35 रन टेम्बा बाउमा ने बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने 3-3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज और आर अश्विन को 2-2 विकेट मिले। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।